नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम 2022 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चूंकि बॉटनी के सेकंड पेपर के यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको पेपर से पहले एक नज़र ज़रूर देखकर जाना है। ओके, काफ़ी लोगों के कमेंट भर भर के आ रहे थे और व्हाट्सअप इंस्टा में भी मैसेज आया था कि भाई 20 से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाइए, क्योंकि कई लोगों के पास जो है 20 वगैरह उपलब्ध नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है 20 के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है एक ही नज़र में देख सकते हैं। ओके, और पेपर से पहले आपको एक दो बार ज़रूर देखकर चले जाना है। ओके, क्योंकि जूलॉजी के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि जूलॉजी इससे पहले पेपर हुआ था, उसमें जो है उसका भी वीडियो बनाए थे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। वहाँ से 4 प्रश्न है, यानी कि 4 अंक के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव अगर आप सही करते हैं तो अंक कटने की आपकी संभावना बहुत कम रहती है और पास होने की तो 100% गारंटी रहती है, क्योंकि उस पर अंक नहीं काटे जाते। और राजा शंकर यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका पेपर जो है 13 मई 2022 को होने वाला है। यानी कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल इसका पेपर है, यानी कि बॉटनी का सेकंड पेपर। तो आपको जो है एक दो बार आपको इस वीडियो को देखकर चले जाना है। ओके, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और बॉटनी के बता दें, बॉटनी के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार आपका जो है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो इस प्रकार का थंबनेल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फ़ोटो वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है यही वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली, आप इस वीडियो को देखना ना भूलेगा। ओके, बॉटनी के सेकंड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर कर जाते हैं तो परीक्षा में अच्छे खासे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो है वीडियो देखना ना भूलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो इस पर जो है ऐसी वीडियो अपलोड होती है। आपको साथ ही रिजल्ट के बारे में भी अपडेट यानी कि इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, और कितने अंक में पास होना है, फेल होना है, सभी जानकारी इस वीडियो में ही मिलने वाली है। ओके, वीडियो की क्वालिटी अगर साफ़ नहीं आ रही हो तो आप ऊपर से बढ़ा सकते हैं। अगर मैं जो है वीडियो को एडिट वगैरह करता तो वीडियो काफ़ी लंबी यानी कि बड़ी हो जाती, और वीडियो आने में 3-4 घंटे लेट भी हो सकते थे। इसलिए वीडियो को एडिट नहीं किया गया। आप क्वालिटी ऊपर से मैनेज कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपकी मर्जी। तो आपको जो है वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ इकाई 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यूनिट मेम्ब्रेन बनती है। तो यूनिट मेम्ब्रेन किसकी बनती है? तो यूनिट मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या, कि मध्य पटलिका में अधिकतर पाया जाने वाला पदार्थ है। तो मध्य पटलिका में अधिकतर पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो पैक्टिन मध्य पटलिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, और यहाँ पर तीसरा प्रश्न आ जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है यह माना जाता है। तो पौधे की भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, माना जाता है एक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा आ जाता है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ठीक है, इसका मॉडल जो है आपको आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो सिंगर व निकोलसन ने दिया था द्रव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और यहाँ अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें 5वें नंबर का, तो निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय परिवहन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना है आपको इनका, यानी कि ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो निम्न में से कौन सा सक्रिय परिवहन है। तो सक्रिय परिवहन कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है Na+ और पोटेशियम प्लस पंप जो है सक्रिय परिवहन है यहाँ पर। 6वें नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, क्या डेनियल एवं डेविसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया। तो इकाई कला विचार पर दिया था डेनियल एवं डेविसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन का मॉडल। और यहाँ पर 7वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चूंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हार्मोन स्त्रावण का कार्य करते हैं। तो हार्मोन स्त्रावण का कार्य फ्रेंड बता दें कि गाल्जिकाएं करते हैं हार्मोन स्त्रावण का कार्य। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर
सही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि गाल्जी का क्या है, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए, कार्य कार्य लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड हैं और पूछे भी जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। 8वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, कोशिका में किसका रस स्फीति बनाए रखने में कार्य करता है। तो किसका रस, तो रिक्तिका का जो रस है कोशिका में स्फीति बनाए रखने का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे 9 नंबर का, कि कोशिका में बुलबुले जैसी संरचनाएं कहलाती है। तो कोशिका में बुलबुले जैसी जो गोल गोल संरचनाएं बड़ी आकार में पाई जाती है वो फ्रेंड जो है रिक्तिका की होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न, केल्विन चक्र में ग्लूकोज बनाने में सहायता करता है। केल्विन चक्र में ग्लूकोज बनाने में सहायता कौन करता है, पराक्सी सोम करता है। ठीक है, पराक्सी सोम ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है केल्विन चक्र में। अब यहाँ पर इकाई सेकंड की बात करते हैं। कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क जो क्या है वो केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ जाता है, केंद्रक में कितने भाग होते हैं। तो केंद्रक में 4 भाग होते हैं। इस प्रकार के आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इनको याद करके चले जाना है। वीडियो को कम से कम अभी देख लीजिएगा, और पेपर देने जाएंगे उससे पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर तीसरा प्रश्न आ जाता है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो है बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी हरे शैवाल और कवक और लाइकेन में जो है उपस्थित होता है, बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सा प्रकाश स्रोत प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन किरण। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न जो पेपर में पूछे जा सकने वाले प्रश्न है कि गुणसूत्र संबंधित होते हैं। तो गुणसूत्र जो है अनुवांशिकता से संबंधित होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, मिस्टेक वगैरह नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर 6वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, क्या इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं कि बी गुणसूत्र का अध्ययन किया गया। तो बी गुणसूत्र का अध्ययन जो है मक्का में किया गया था। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है और सही आंसर आपको कर आना है। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बने भी रहना है। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, लैम्प्रोस गुणसूत्र कशेरुक जंतुओं में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है केवल oocyte में, यानी कि केवल oocyte में पाए जाते हैं। 8वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रोफेज की 2 अवस्थाएं होती है। तो प्रोफेज की 2 अवस्थाएं कौन सी है, अर्धसूत्री विभाजन में। यानी कि प्रोफेज की 2 अवस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर 9वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है हमारा, क्या कि गैमेट्स का निर्माण होता है। तो गैमेट्स का निर्माण जो है अर्धसूत्री विभाजन में होता है, गैमेट्स का निर्माण। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ 10वें नंबर की, तो यहाँ पर आ जाता है क्या, एक नर बच्चे का जन्म किस अवस्था में होता है। तो एक नर बच्चे का जन्म जो है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जब बच्चे में जाइगोट कंपोजिशन XY होता है। यानी कि नर बच्चे का जन्म जो है XY से होता है। ठीक है, अगर XX रहा तो जो है इससे जो है यानी कि महिला यानी कि लड़कियां पैदा होती है XX से। ठीक है, XX कम यानी कि जाइगोट से, आपको याद रखना है XY से यानी कि लड़के पैदा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 11वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोम म्यूटेशन किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम म्यूटेशन के कारण क्रोमोसोम की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 12वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि DNA निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो DNA टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस में जो है DNA नहीं पाया जाता है। ओके, याद रखना है आपको, बाकी सभी में जो है DNA पाया जाता है। अगला यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, DNA
आरएनए से किस बात में भिन्न है? डीएनए आरएनए किस बात में भिन्न है? तो शर्करा एवं पिरामिड्स की प्रकृति में जो है भिन्न है डीएनए आरएनए में, ठीक है। और डीएनए के अलग अलग भिन्न की बात करें तो डीएनए द्विकुंडलित संरचना है और आरएनए एक सिंगल संरचना है। आपको अच्छी तरीके से डीएनए आरएनए का आपको बनाते हुए आना चाहिए, ठीक है, चित्र वगैरह, और इसके बारे में अंतर भी आपको याद कर कर चले जाना है। इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है वो भी। 14 नंबर का प्रश्न, गुणसूत्र का मुख्य कार्य है। तो गुणसूत्र का मुख्य कार्य क्या है? माता पिता से संतानों में लक्षणों का वंशागति, यानी कि गुणसूत्र क्या करता है? माता पिता से संतानों यानी कि बच्चों में लक्षणों की वंशागति करता है, ठीक है, गुणसूत्र का मुख्य कार्य है। ओके, तो यहाँ पर गुणसूत्र के 2-3 कार्य आपको इस यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र के कार्य वगैरह भी पेपर में पूछा जाता है। तो माता पिता में जो है संतानों को लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है, गुणसूत्र को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करता है लक्षणों को। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या, 15 नंबर का, कि एक जाति के जीवों में गुणों की संख्या। तो एक जाति के जीवों में गुणों की संख्या एक ही, यानी कि संख्या एक ही होती है, ठीक है। एक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक ही होती है, ठीक है। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं। तो डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक दोनों में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है, अनुवांशिक सूचनाओं के बहाव को क्रिक द्वारा किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो अनुवांशिक सूचना के बहाव को क्रिक द्वारा जो है एक दिशी रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। 18वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है कि किसमें जीन प्राय ऑपेरान के रूप में व्यवस्थित रहते हैं? तो किसमें जीन ऑपेरान के रूप में व्यवस्थित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है जीवाणु, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डीएनए की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो मिसर ने की थी। ओके, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, और केंद्रक की जो है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? आपको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना है। ओके, केंद्रक की खोज किसने की थी? कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 20 नंबर का, कि गुणसूत्र का मुख्य कार्य है। ये प्रश्न चूंकि पढ़ लिया गया है और फिर से ये प्रश्न आ भी गया है कि माता पिता में संतानों में लक्षणों की वंशागत करता है गुणसूत्र। और यहाँ 21 नंबर का प्रश्न है, चूँकि ये भी शायद एक बार हो चुका है, कि एक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक ही होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न 22 नंबर का, कि H1 प्रोटीन जुड़ी होती है। तो H1 प्रोटीन किससे जुड़ी होती है? लिंकर डीएनए से, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि सा इसका सही आंसर हो जाता है। लिंकर डीएनए से H1 प्रोटीन जुड़ा होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो इकाई 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। इकाई 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कि जीन शब्द का आविष्कार किया था। तो जीन शब्द का आविष्कार जो है जॉनसन ने किया था, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाता है कि जीन शब्द का जो है आविष्कार किसने किया था, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मेंडल के रिकम्बिनेशन का कारण है। तो मेंडल के रिकम्बिनेशन का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है जीवों के स्वतंत्र अपूर्ण के कारण है, यानी कि ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया? तो मेंडल ने क्या अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया था, ठीक है। यहाँ अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 4थे नंबर पर आ जाता है, जब एक जीन में रचनात्मक परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं। एक जीन में जब रचनात्मक परिवर्तन होता है तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, जीन उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पेपर में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछ भी जाते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो डीएनए में जीन उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, मिस्टेक नहीं करना है। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है 6 नंबर का, कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणों का सर्वाधिक अवशोषण करता है? तो गुणसूत्र जो है एक्स किरणों का सर्वाधिक अवशोषण करता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 7वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा आ जाता है कि क्षार अणु
रूपी द्वारा क्षारक प्रतिस्थापन कहलाता है? क्षार अनुरूपी द्वारा क्षारक प्रतिस्थापन कहलाता है तो ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, क्षार अनुरूपी द्वारा क्षारक प्रतिस्थापन को क्षार यानी कि ट्रांजिशन कहते हैं। आप नंबर का आंसर सही है यहाँ पर। और 8 नंबर का प्रश्न है कि वे जीन्स जो अधिक और जल्दी उत्परिवर्तित हो जाते हैं, वे जीन जो अधिक और जल्दी से उत्परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? म्यूटेटर जीन्स, यानी कि ऑप्शन बाय इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। म्यूटेटर जीन्स कहलाते हैं जो अधिक और जल्दी से उत्परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वगैरह कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर 9वां नंबर का प्रश्न है, एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है गुणसूत्र में प्रतिस्थापन, जीन में प्रतिस्थापन क्या कहलाता है। तो इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़कर चले जाना है, एक ना एक प्रश्न आएगा। तो एक प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन के रूप में प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं 10 नंबर का, कुल कितने ट्रांसवर्सन संभावित हो सकते हैं? तो कुल कितने ट्रांसवर्सन संभावित हो सकते हैं? तो 8 संभावित हो सकते हैं ट्रांसवर्सन। ठीक है, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर इकाई 4 पे आ जाते हैं अब। ठीक है, कि mRNA को संदेश वाहक RNA नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो mRNA को संदेश वाहक RNA नाम किसने दिया था? तो जैकब एवं मोनार्ड ने जो है mRNA को संदेश वाहक RNA के नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, कोशिकी RNA में किस RNA की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो RNA जो है कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोशिका के RNA में RNA जो है सबसे अधिक पाया जाता है, चूँकि RNA जो है RNA का प्रकार है। 3 नंबर का प्रश्न, घुलनशील RNA कहलाता है? घुलनशील RNA tRNA जिसे ट्रांसफर RNA भी कहते हैं। तो tRNA जो है घुलनशील RNA है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा भी जाएगा कि घुलनशील RNA कौन सा है? तो tRNA घुलनशील है। सेंट्रल डोग्मा रिवर्स किसने प्रतिपादित किया था? तो सेंट्रल डोग्मा रिवर्स जो है टेमिन एवं बाल्टीमोर ने जो है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला 5वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है कि DNA से mRNA का निर्माण कहलाता है? तो DNA से mRNA का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन आपको जो है पेपर में पूछने यानी कि देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि यानी कि अनुलेखन किसे कहते हैं? टिप्पणी लिखिए, अनुनाद किसे कहते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इनका आंसर भी याद करके चले जाना है। क्योंकि यहाँ पर दिया है DNA से mRNA का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर अगला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या, कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए RNA अणु की आवश्यकता होती है? तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, tRNA mRNA। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है सभी प्रकार के RNA की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला 7वें नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है क्या, सिकल सेल एनीमिया की उत्पत्ति का कारण है? सिकल सेल एनीमिया जो है किसके कारण होता है? जीन म्यूटेशन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। सेंट्रल डोग्मा रिसर्च किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने जो प्रतिपादित किया था। याद रखना है, यहाँ पर याद रखने योग्य बात है। और यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या आ जाता है कि tRNA का अमीनो अम्लों से जुड़ना कहलाता है? यानी कि tRNA का अमीनो अम्ल से जुड़ना क्या कहलाता है? चार्जिंग कहलाता है tRNA का अमीनो अम्ल से जुड़ना। यहाँ पर 10वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि रेगुलेटर से निम्नलिखित यानी कि नियंत्रित होने वाला ऑपेरांड समूह कहलाता है? रेगुलेटर से जो है नियंत्रित होने वाला ऑपेरांड समूह रेगुलान कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इस प्रकार का जो है अधिकतर पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव,
11वें नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है लेक ओपेरान मॉडल से संबंधित नहीं है, यानी कि लेक ओपेरान मॉडल से कौन संबंधित नहीं है, तो प्रमोटर लेक ओपेरान मॉडल से संबंधित नहीं है। लेक ओपेरान मॉडल आपको जो है इससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है इकाई 5 से। इकाई 5 से हम यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। तो यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी संभव नहीं हो पाती यदि अनुपस्थित होता डीएनए लाइगेज। यदि अनुपस्थित होता तो जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी संभव नहीं हो पाता। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सी डीएनए क्या है, तो सी डीएनए क्या है, तो सी डीएनए जो है इसका राइट आंसर है आरएनए के रिवर्स अनुलेखन द्वारा प्राप्त डीएनए। तो आरएनए के रिवर्स अनुलेखन द्वारा प्राप्त डीएनए सी डीएनए कहलाता है। यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में संभवतः सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में जो है सर्वाधिक उपयोग होने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज। ओके, याद रखना है। यहाँ पर अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 नंबर का आ जाता है क्या कि आर्गेनोजेनेसिस किस हार्मोन के प्रभाव से सबसे अधिक होता है, तो आर्गेनोजेनेसिस जो है साइटोकाइनिन के प्रभाव से सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सर्वप्रथम पादप जीवदाओं का पृथक्कीकरण निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका राइट आंसर है कोकिंग ने किया था। इस प्रकार जो है मेरी आवाज़ डाउन होने लगी है, लगातार बोलने से जो है गले में अजीब सा लगने लगता है, ठीक है। तो माइंड वगैरह ना कीजिएगा और आवाज़ तेज कर लीजिएगा। और 6वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कोशिकाओं को पृथक करके जब उन्हें द्रव मीडिया में निलंबित कर दिया जाता है तो वह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, सस्पेंसर कल्चर, यानी कि सस्पेंसर कल्चर कहलाता है। कोशिका को पृथक करके जब उन्हें द्रव मीडिया में निलंबित कर दिया जाता है तो उसे सस्पेंसर कल्चर कहते हैं। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 7वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैव द्रव के संयोजन हेतु निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग में लाया जाता है, तो इसके संयोजन में जो है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। जीव द्रव के संयोजन हेतु पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 8 नंबर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है न्यूक्लियस एंजाइम जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्वतंत्र सिरे से अपना आक्रमण प्रारंभ होता है, तो इसका राइट आंसर है एक्सोन्यूक्लियेज। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न की गतिशील डीएनए अनुक्रम कहलाता है। गतिशील डीएनए अनुक्रम क्या कहलाता है, ट्रांसपोसोन कहलाता है। ओके, गतिशील डीएनए ट्रांसपोसोन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार ये थे बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चूँकि सभी 20 से लिया गया था। इसका अपलोड करने का मकसद यही था कि जिसके पास भी 20 नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से वो घर बैठे यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 के सभी देख सकता है ये, ठीक है। तो एक नज़र में जो है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। चूँकि बॉटनी के सेकेंड पेपर का था तो पेपर से पहले आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाना है ताकि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए आप उसे जो है गलत करके ना आए। और बॉटनी का जो है सेकेंड पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे देंगे, ठीक है। बॉटनी का सेकेंड इम्पोर्टेंट पेपर का, और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जिसका भी कल बॉटनी का सेकेंड पेपर है उसको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, हमारे चैनल की मेरी ओर से सॉरी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।